अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल दिया था कोई? हाँ जी, एनकेएल वाला सवाल दिया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसमें फिर भी चीजें बता देता हूँ। उसमें मसला हो सकता है कि अकाउंटिंग कॉस्ट का क्या करना। तो फैक्ट्री में हो रही है प्रोडक्शन, उसके अलावा जो ऑफिस है वहीं सेल्स वाले लोग बैठे हुए हैं, वहीं पर अकाउंट्स वाले लोग बैठे हुए हैं, वहीं एचआर वाले लोग बैठे हैं, वहीं एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग बैठे हैं, सब ऑफिस के खर्चे हैं, तो इनका फैक्ट्री से लिंक नहीं है, इसलिए अदर अकाउंटिंग कॉस्ट का कुछ भी नहीं करना। इसी तरह सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इनका कुछ भी नहीं करना। और बाकी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अगर आपने पूछना है कुछ तो पूछें। एनकेएल वाले सवाल में कुछ पूछना है किसी ने तो पूछे। चलो फिर एक और कराता हूँ और एक होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन 5 पढ़ लें। जी जी भाई, बेसिक्स में वो बस मैंने सवाल कुछ बांट दिए थे तो वो बेसिक में ही डले रहती है, फिर मैंने चेंज नहीं किए। क्वेश्चन 5, सोया करके पता नहीं क्या, सोया फ्राई लिमिटेड। सेलिंग खर्चे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मेनली कहते हैं कस्टमर्स को चीजें पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग खर्चे होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले में जो क्वेश्चन 4 होमवर्क किया था, क्वेश्चन 5 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। इधर उधर देखे जा रहे हैं, सवाल कहाँ है, पढ़ लें। सबको कह रहा हूं, ऐनक वाले भी, बगैर ऐनक वाले भी। FR1 का, ये भी FR1 में होता था पहले टॉपिक, तो ये उसका सवाल है। अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले में क्वेश्चन नंबर 5 रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड रुपीज थाउजेंड्स है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है जी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही गिवन है, नहीं फाइंड करनी पड़ेगी। चलें फिर कर लेते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल यानी ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल जी, कितना 5000। अच्छा, एक होता है कि जब कभी आप किसी स्टोर से चीज खरीदें तो जो शॉपर में पैक करके चीजें दे रहे हैं, एक वो पैकिंग कॉस्ट है। अब ये बिजनेस ऑयल बेचता है तो झोलियां भर भर के, चुल्लू भर भर के बेचता होगा, है पैकेट्स होते होंगे। तो अब अगर 1 लीटर का पैक है तो उस प्रोडक्ट के फिर 2 हिस्से हो गए, एक पैक है और एक उसके अंदर ऑयल है। तो अब ये पैकिंग जो है ना, ये डायरेक्ट मटेरियल है। ऑयल बेचते हैं ना अभी, ये तो नहीं ऐसे नहीं ये जितना जितना आता है ले जाए, इसमें वो पैकेट का हिस्सा होगा। तो जो उसकी पैकिंग है वो प्रोडक्ट का हिस्सा है। वो प्रोडक्ट एक लीटर के पैक के लिए कितना पैकिंग मटेरियल लगना है पता ही है, तो इसलिए ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गए 2,
जिसको रॉ मटेरियल कहा हुआ है वो भी, और पैकिंग मटेरियल भी 700, 5700। और परचेजेस कितनी है? ये जिसको रॉ मटेरियल कहा हुआ है ये है 60,500, लेकिन इसमें रिफंडेबल सेल्स टैक्स शामिल है, तो रहने दें, क्या फर्क है? नहीं, रिफंडेबल सेल्स टैक्स को नहीं ऐड करना। अच्छा, जिनको लग रहा नहीं हमने ऐसे नहीं, असल में हमने एक और तरह से किया है। तो वो असल में यही है, इसमें से इसका 17% माइनस कर दें तो वो यही है। तो ये सही है कि ये सही है? ये सही है। एक क्लास लगाई थी मैंने पूरी परसेंटेजेस पे, तो इसमें सेल्स टैक्स 17% इंक्लूडेड है, ये 117 है, तो हमें उसके बगैर वाला चाहिए। तो 60,500 इंटू 100 ओवर 117, ये भी खरीद रहे हैं और ये भी खरीद रहे हैं। ये क्या है? पैकिंग मटेरियल। और इसको खरीद के लाने में वो भी तो परचेज का हिस्सा ही है। वो जो ऑयल बना के बेचते हैं उसका रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, ये दोनों की परचेज हो गई, और ट्रांसपोर्टेशन भी तो उसका ही हिस्सा है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड होगी। 54059 और क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं माइनस। तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल ऑयल का है 7780 और पैकिंग मटेरियल 285 8065 51694। कहाँ फर्क है 300 का? ये 300 ऐड नहीं किया होगा आपने, ट्रांसपोर्टेशन वाला 300। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ओके। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे? ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हिसाब से सोचेंगे तो फिर आपको नहीं समझ आएगी। जब मटेरियल हम खरीद के ला रहे होते हैं तो बस सिर्फ परचेज प्राइस होती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो ये वही वाली ऐड कर दी है। डिस्काउंट कहाँ है? वो किधर है? कहाँ है? अच्छा, लास्ट टाइम में था वो, मैंने उड़ा दिया था, फिर उड़ा दिया था सवाल में से। लास्ट टाइम वाला ही मैंने उड़ा दिया था सवाल में से, है? बस मैंने दिल था मेरा, मैंने उड़ा दिया। अगर होता तो लेस हो जाता, अगर डिस्काउंट होता तो उसमें से लेस हो जाता, बिल्कुल, बट नहीं था मूड, मैंने उड़ा दिया था। अगर डिस्काउंट होता तो फिर बिल्कुल यहां से लेस करते, इधर ब्रैकेट में से, चाहे ट्रेड डिस्काउंट होता चाहे सेटलमेंट डिस्काउंट होता, यहां से लेस ही करते। अच्छा, अभी जो कुछ देर पहले FAR 1 में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, कौन कौन है? मैंने जो बात कुछ देर पहले FAR 1 में की थी ना, सेटलमेंट डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है, ये सिर्फ PPE के लिए बात थी। परचेज में से तो होता ही होता है माइनस सेटलमेंट डिस्काउंट। तो अगर सेटलमेंट डिस्काउंट होता तो भी माइनस करते, ट्रेड डिस्काउंट होता तो भी माइनस करते। इस सवाल में नहीं है। जिनके पास लास्ट टाइम वाला को कागज है, तो लास्ट टाइम था, दफा मेरा मूड नहीं रहा, मैंने उड़ा दिया। तो डिस्काउंट होता तो करते लेस। आगे डायरेक्ट लेबर, यहां तक पहुंचे, फिर लेबर बताता हूं।
प्रोडक्शन की कॉस्ट है, अगर ये पैकिंग मटेरियल इसमें डायरेक्ट कॉस्ट है अमाउंट फिर आप 70% ही ऐड करते हैं ना? अगर पैकिंग मटेरियल परचेजेस में ना लेता तो हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन भी फिर मैं उसकी ना यूज करता। 70%। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अच्छा लेबर कॉस्ट हो सकता है आपको लेबर कॉस्ट के नाम से मिल जाए, अदरवाइज ये क्या है लेबर कॉस्ट? डायरेक्ट लेबर, उन प्रोडक्शन वर्कर की वेजेस हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो नहीं दी हुई, लेकिन दूसरे टेबल के दूसरे हिस्से में सैलरीज एंड वेजेस दी हुई हैं, और इनके बारे में पॉइंट नंबर 2 के अंदर डिटेल ये बताई हुई है कि इनमें से 60% मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री के लोगों की सैलरीज हैं और 40% एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिस के लोगों की सैलरीज हैं। तो हमारा तो काम यहां पर पहली बात है ही फैक्ट्री से। अगली बात, वो जो फैक्ट्री वाले हैं उनके लिए भी स्टैटिक बना के नीचे कुछ लिखा हुआ है कि उनमें से 70% डायरेक्ट है। तो बस यही चाहिए थे। सैलरीज वेजेस कितनी लिखी? 2500, ये ऊपर वाले टेबल में है। फिर इसकी डिटेल नीचे पॉइंट 2 के अंदर लिखी हुई है कि इसमें से 60% फैक्ट्री के लोग, और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है कि उसमें से 70% डायरेक्ट है। 1050। ये सैलरीज एंड वेजेस, मैं जितने भी सवाल बोर्ड पे किया करूं बेटा, सवाल पढ़ के आपको वो अंग्रेजी समझ आया करे कि हाँ ये यही मतलब बन रहा है जो मैंने किया है। ना समझ आए तो पूछे, मैं दोबारा बताऊंगा। है जी? हाँ, तो कोई मसला हो तो पूछा करें, मैं रिपीट कर दूंगा। प्रोवाइडेड के होश से सुना भी करें, ये ना हो क्लास के एंड पे कैसा रिपीट कर दें। होश से सुना भी करें। मैं दोबारा बता रहा हूं, टोटल सैलरीज एंड वेजेस दी हुई हैं पता नहीं 2500। पॉइंट नंबर 3 में इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनमें से 60% वो हैं जो फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं और 40% वो हैं जो एडमिन से रिलेटेड हैं। तो हमारा तो काम है ही इससे। इनमें से आगे मजीद डायरेक्ट लगा के तोड़ा हुआ है कि इसमें से 70% वो लोग हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज हैं, तो बाकी 30 कौन होंगे? जो इनडायरेक्ट होंगे। तो ये है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 2500 के 60% का 70%। FOH, FOH वापस ऊपर टेबल पे, रेंट। अगर इस रेंट के बारे में आगे दोबारा कुछ ना बताया होता, अच्छा सवाल करने का पढ़ने का तरीका, सवाल को एक बार पूरा पढ़ें, उसकी रिक्वायरमेंट समझ के प्लान करें। एक बार पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, यानी ये अब एक एक करके चीज सवाल, अब मटेरियल चाहिए, सवाल में मटेरियल की तलाश शुरू कर दें, मटेरियल पूरा हो गया, फिर लेबर, फिर पूरे सवाल में लेबर की तलाश शुरू कर दें। हो सकता है एक बात पॉइंट 2 में लिखी होगी, पॉइंट 4 में लिखी हो, लेकिन आपको जब टारगेट पता होगा ना कि हमने पहुंचना कहां है, फिर जरूरत की चीजें इकट्ठी कर लेंगे। अब आ गए हम FOH पे, और FOH होते हैं फैक्ट्री के सारे खर्चे इन दोनों के अलावा। तो फैक्ट्री के खर्चे पूरे कर लेते हैं, फिर वापस सवाल के शुरू में शायद कोई और खर्चा भी हो, तो अब उसमें था खर्चा रेंट। रेंट के बारे में पॉइंट नंबर 1 में ना लिखा होता तो फिर हमारी मर्जी थी कि इस रेंट को फैक्ट्री का रेंट अज्यूम कर लेते, क्योंकि कहा नहीं कुछ तो फैक्ट्री का ही होगा फिर। लेकिन पॉइंट 1 में इसकी डिटेल बताई हुई है। कल मैंने वो फैक्ट्री की एक ड्राइंग बना के बताया था कि रॉ मटेरियल स्टोर के खर्चे फैक्ट्री के खर्चों का हिस्सा है, लेकिन फिनिश गुड्स के स्टोर के खर्चे फैक्ट्री के खर्चों का हिस्सा नहीं है। रेंट ऊपर जो दिया हुआ है टेबल में वो कितना है? अब इस 2700 का एक ब्रेकअप तो ये है कि 2000 तो है फैक्ट्री का, 200 है जो चीजें हम बना के बेचते हैं, तो उनको ना हमने बड़े बड़े सुपर स्टोर्स में जाके रखना होता है, तो उनसे जगह किराए पे ली हुई है, तो ये 200 वहां का रेंट है, ये सुपर मार्केट का रेंट है। और जो 500 है उसके आगे फिर दो टुकड़े हैं, नहीं दो, इनमें से 50% और 10% ये डायरेक्ट मटेरियल का है, क्योंकि इन दोनों को मिला के मटेरियल कह दिया ना हमने। तो 60% मटेरियल से रिलेटेड है स्टोरेज, और 40% फिनिश गुड्स की स्टोरेज। तो इस 500 में से 40% ये फैक्ट्री का नहीं है, और ये 200 फैक्ट्री का नहीं है। 2700 ऊपर टेबल में लिखा हुआ है, इसमें से 2000 तो है ही फैक्ट्री का रेंट, इसके अलावा 200 सुपरमार्केट्स बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जहां पर ये क्या कहें इसको, डिपार्टमेंटल स्टोर्स कह लें बड़े, तो वहां पर हमने जाके एक शेल्फ या कुछ शेल्फ किराए पे ले लिए कि यहां पर हमने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं, उसका किराया देते हैं, ये वो किराया है, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। ये तो चीजें बेचने के लिए है, तो ये भी फैक्ट्री का खर्चा नहीं है। 500 वेयर हाउस का किराया है, लेकिन वेयर हाउस में से 40% वेयर हाउस फिनिश गुड्स के लिए है
और 60% वेयर हाउस मटीरियल के लिए। तो जो मटीरियल के वेयर हाउसिंग या स्टोरेज का खर्चा है वो फैक्ट्री के खर्चों में आएगा, फिनिश गुड्स के वेयर हाउसिंग का स्टोरेज का खर्चा फैक्ट्री के खर्चों में नहीं आएगा। तो हम यहाँ एफओएच में जो रेंट लिखेंगे वो लिखेंगे 2000 प्लस 500 का 60%, 23। हाँ जी 2300 पक्की बात है, पूछ लो। सैलरीज एंड वेजेस 2500 में से 60% ही फैक्ट्री की हैं, 70 डायरेक्ट और 30 इनडायरेक्ट। $2500 के 60% में से 30%, 2500 टोटल हैं, उनमें से 60% फैक्ट्री की हैं, अभी यहां भी बताया था, और उन फैक्ट्री के लोगों में से 70 डायरेक्ट है और 30 इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट एफओएच में आता है 450। जी जी कहां पर, दोबारा बोलिए। जी जी 60% फैक्ट्री के लोगों की सैलरीज वेजेस हैं, 40% एडमिन के लोगों की सैलरीज वेजेस हैं। इनमें से 70% डायरेक्ट वर्कर्स की हैं, 30% इनडायरेक्ट की हैं। किसको 70-30 तोड़ना है? वही बता रहा हूं ना कि 70 और 30% किसका ब्रेकअप बताया हुआ है? फैक्ट्री की सैलरीज का। ये फैक्ट्री की सैलरीज में ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्ट लगा के लिखा हुआ है ना नीचे मैन्युफैक्चरिंग। तो कितनी है फैक्ट्री की सैलरीज? 2500 का 60%, तो 2500 का 60%, उसका 70 इधर और उसका 30 इधर। अगर आपको लग रहा है कि 60% हमने 2 दफा यूज कर लिया, तो चले ऐसा करते हैं कि 2500 का 60% लगाइए 1500। ये क्या आ गया 1500? फैक्ट्री की सैलरीज। तो 1500 की 70% डायरेक्ट वेजेस कर लें, 1500 की 30% इनडायरेक्ट कर लें। अब ठीक है, पक्की बात है। बस वो मैं एक कंटिन्यूटी में कर रहा था, तो वो 1500 है जो मैंने यहां लिखा हुआ, ये 1500 है। तो इस 1500 का 70 और इस 1500 का 30। इनडायरेक्ट लेबर डन। आगे अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स और अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स। अगर इनके बारे में मजीद कुछ नहीं लिखा होता तो बस ये एफओएच ही होते, लेकिन इनके बारे में भी बताया हुआ है कि सिर्फ फैक्ट्री के नहीं है, कुछ ऑफिस के भी हैं, तो हमें तो फैक्ट्री वाले चाहिए बस। तो ये जो अदर वेरिएबल हैं टोटल हैं 5000, फैक्ट्री के हैं 80%, और जो फिक्स्ड हैं 1500, उनमें से 60% फैक्ट्री के हैं 4000 और 900। सेवन सिक्स फाइव जीरो। इसके आगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, और आगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। इसी से आगे चल रहा हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इधर हूं मैं 1950। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3000, ये इधर इस कॉलम में 593। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है।
ये एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स हैं तो फैक्ट्री में हैं, अगर सेल्स टीम के सुपरवाइजर्स हैं तो सेलिंग एक्सपेंस है। आप पूछ रहे थे कुछ जी, इसमें क्या एतराज है? वो कोई एतराज है या समझ नहीं आई बात? समझ नहीं आई। आप लोगों ने क्या पूछना है अभी? नीचे वाले जो रूम है, ओवरटेक करना, लाइटें मार रहे हैं, पूछना है कुछ? जी बेटा बोलिए। रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में होता है, एक ओपनिंग रॉ मटेरियल और एक क्लोजिंग है। ओपनिंग को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं सर। इसके लिए कहां पर? मुझे नहीं। रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में होता है। रॉ मटेरियल अलग चीज है, वर्क इन प्रोसेस अलग चीज है बेटा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एक अलग चीज है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एक अलग चीज है। अब आप क्या पूछ रहे हैं इसमें से? ओपनिंग को ऐड करना और क्लोजिंग को लेस करना, इसके रीजन बता दो। इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं? क्या रीजन है अभी इसकी? मैंने कहा था प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाते हुए बताऊंगा। थैंक यू सर। आप बताइए, आप में से कुछ पूछना है? इनडायरेक्ट लेबर रिपीट कर रहा हूं। सैलरीज वेजेस टोटल दी हुई है 2500। इनमें अच्छा, ये सारे खर्चे फैक्ट्री वाले हैं, ठीक है? अगले पीछे मल्लेदारों के खर्चे नहीं है, ऑफिस के खर्चे नहीं है, सेल ऑफिस के नहीं, सारे फैक्ट्री के खर्चे हैं। टोटल सैलरी दी हुई है 2500। इनके सामने लिखा हुआ है कि इनमें से 60% मैन्युफैक्चरिंग और 40% एडमिनिस्ट्रेशन की है। मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री की है, इसका 60% लें तो 1500 बन गया। तो फैक्ट्री के सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉइज की टोटल सैलरीज वेजेस 1500 हैं। इनमें से आगे फिर मैन्युफैक्चरिंग के साथ स्टैरिक लगा हुआ है, और उस टेबल में नीचे स्टैरिक लगा के स्टार जो होता है, तो उसमें कहा हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाली अमाउंट आपने निकाल ली, इसके 70% डायरेक्ट वेजेस बनती हैं और 30% इनडायरेक्ट बनती हैं। तो मैंने 1500 का 30% लिया है, वो मैंने इनडायरेक्ट लेबर में लिख दिया। और कोई सवाल? इसी में क्वेश्चन 1 पे आए, इसी में आइए क्वेश्चन 1 पे। इसमें भी इस दफा मूड नहीं था डिस्काउंट का, तो मैंने काट दिया, बस डिलीट होना रह गया, तो इसके सॉल्यूशन में चेंज कर दी थी, सवाल में से मिटाना रह गया। तो ऊपर क्वेश्चन 1 में डिस्काउंट आ रहा है, वो उड़ा दें। एक ही आ रहा है, नहीं सॉरी, सेटलमेंट वाला उड़ा दें, बल्क ठीक है। वैसे बता रहा हूं कि सेटलमेंट डिस्काउंट हो या ट्रेड डिस्काउंट हो, वो कॉस्ट में से होगा लेस। बस वैसे ही सवाल में चेंज की थी, मेरा नहीं मूड था सेटलमेंट डिस्काउंट का, तो मैंने उड़ा दिया। सॉल्यूशन में से उड़ा दिया था, इसमें से रह गया था उड़ाना। तो सेटलमेंट डिस्काउंट उड़ा दें, क्योंकि सॉल्यूशन में चेंज कराऊंगा तो ज्यादा फिगर्स बदलेंगी, है? तो आप लिखा रहने, आप उसके मुताबिक सॉल्व कर लें, नहीं तो जो अगली टाइम में आओगे दोबारा सेटलमेंट डिस्काउंट वाली लाइन उड़ा दें और बल्क परचेज वाली बात रहने दें। ये बल्क परचेज ट्रेड डिस्काउंट टाइप चीज ही है। बल्क है जी, किधर है, कौन है, मुझे कह रहे हैं जी, बोले क्या एक्सप्लेन कर दूं? बल्क परचेज डिस्काउंट क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, जब ज्यादा चीजें खरीदेंगे ना तो सप्लायर पैसे कम कर देगा, तो ये बल्क परचेज डिस्काउंट है, बल्क डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट ही है ये। अगर सेटलमेंट डिस्काउंट लिखा रहने देना है और उसके मुताबिक सॉल्व करना है तो कर लीजिए, आप मुझसे वैसे ही आंसर कंफर्म कर लेना। सेटलमेंट डिस्काउंट भी परचेजेस में से होगा लेस, होगा। अभी बहरहाल का है, सवाल में से उड़ा दें। अगर लिखा रहने देना है तो सॉल्यूशन में फिर अकॉर्डिंगली ये परचेज में से होगा लेस। अच्छा, इस सवाल में जो पॉइंट नंबर 2 बना हुआ है, सैलरीज एंड वेजेस, इसी तरह बाकी खर्चे भी हैं, डेप्रिसिएशन है, तो ये आगे सब कॉलम्स क्या हैं फिर? ये जो खर्चे हैं ना वो ऐसे लिखे हुए हैं, सैलरीज, डेप्शन, ये कहां कहां के खर्चे हैं वो आगे कॉलम्स में बताए हुए, ठीक है? आगे कॉलम्स बनाए हुए कि ये सैलरीज वेजेस कहां कहां की, फैक्ट्री की इतनी है, सेल ऑफिस की इतनी है, एडमिन ऑफिस की इतनी है, स्टोर की इतनी है, तो खर्चे सब हर डिपार्टमेंट के अलग अलग बताए हुए हैं। तो बस ये चीज में बतानी थी, ये होमवर्क है, ये वाला होमवर्क। एक तरामी कलमात नहीं है, मेरे क्लास चल रही है अभी, ये होमवर्क है सवाल।
कौन सा? जबरदस्त, वेल डन। इसी नोट्स में से अभी क्वेश्चन 5 करा रहा था मैं आपको, उनमें क्वेश्चन 1 कहाँ है होमवर्क है? उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स वालों में क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, बहुत है कॉस्ट। अब एनआरवी पे आते हैं। मैंने आपको ट्रेडिंग बिजनेस, फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फिनिश गुड्स, सबकी कॉस्ट कैलकुलेट करवा दी। प्रैक्टिस भी बहुत हो गई, बाकी भी और कुछ है कॉस्ट में। एनआरवी पे आते हैं। अच्छा, जब ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे होते हैं ना तो फिर हौसला और कम हो जाता है सवाल पूछने वाले का, कि सवाल अच्छा नहीं होगा तो हंसेंगे सारे लोग, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा लोग हंसेंगे। आपने जो पूछना हो आप पूछा करें, आप इस बात की फिक्र ना किया करें कि बाकी लोग हंस रहे हैं। हंसने दें उनको, हंसते रहे सारे, आप आगे निकल जाएंगे, वो हंसते रह जाएंगे। आपको जो मसला हो आप पूछें। और ये जो दूसरी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, आप भी बेटे जो पूछना हो पूछा करें। तो कोई भी ऐसी बात देखें, सवाल चाहे जितना मर्जी बोंगा हो, जितना मर्जी बोंगा हो, मेरा जितना मर्जी दिल कर रहा हो कि उसका सर पकड़ के दीवार में मार दो, लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो कोई मसला है तो पूछ रहा है ना, तो उसका राइट है पूछने के लिए। इसलिए आप परेशान ना हुआ करें, घबराया ना करें कि सवाल पूछेंगे तो सब लोग हंसेंगे। हंसने दें, आप पूछा करें सवाल। हाँ, लिमिटेशंस मेरी जरूर है, मैंने कोर्स कवर भी कराना है, तो जब मुझे लगेगा कि बस अब मैं मजीद नहीं समझा पा रहा तो फिर क्लास के बाद पूछ लेना जिस बच्चे ने पूछना। कॉस्ट की कैलकुलेशन बहुत हो गई, अब आते हैं एनआरवी पे। एनआरवी एब्रीवेशन है नेट रियलाइजेबल वैल्यू का। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी। एनआरवी से जोड़ने के लिए रिकैप बताता हूं दोबारा। हमने चैप्टर में पढ़ना शुरू किया कि इन्वेंट्री होती है जो गुड्स पड़ी हुई होती हैं, चाहे वो गुड्स की शक्ल में है, चाहे वो रॉ मटेरियल की शक्ल में है, चाहे वो मशीनों के अंदर पड़ी हुई है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टोर में पड़ी हुई चीजें हैं इन्वेंट्री। ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसकी इन्वेंट्री बस सिर्फ गुड्स है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकती हैं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री वो है जो ईयर एंड पे पड़ी हुई चीजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू, जो अमाउंट लिखी जाएगी, उसका रूल है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो कॉस्ट पढ़ा रहा था अब तक कि इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, अब एनआरवी बताने लगा। एनआरवी की कैलकुलेशन का मैं फार्मूला तो लिख देता हूं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बता दूं पहले। ईयर एंड पे जो स्टॉक मौजूद है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट जितना स्टॉक मौजूद है, इसके लिए दो फिगर्स कैलकुलेट होती हैं, एक कॉस्ट और एक एनआरवी। मैं एनआरवी का फार्मूला लिखता हूं बिल्कुल, लेकिन एक चीज बताना चाह रहा हूं। ईयर एंड पे जो चीज मौजूद है वो क्लोजिंग स्टॉक है। इसकी दो फिगर्स कैलकुलेट होंगी, एक कॉस्ट और एक एनआरवी। जो इसकी कॉस्ट कैलकुलेट होगी ना, वो एक पास्ट का कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट एक पास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो एनआरवी है वो एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट की कैलकुलेशन के अंदर जो जो भी चीजें प्लस माइनस हो रही हैं, प्लस ही हो रही हैं वैसे, वो सब हो चुका है या होना है? हो चुका हुआ है। इतने की चीजें खरीदी थी, ट्रांसपोर्टेशन पे इतना खर्चा आया था, ट्रांजिट इंश्योरेंस इतनी थी। तो जो ईयर एंड पे चीजें मौजूद हैं, उनकी कॉस्ट ये है कि इनको यहां तक पहुंचाने के लिए क्या खर्च हुआ था। तो कॉस्ट की कैलकुलेशन एक पास्ट कॉन्सेप्ट है। एनआरवी ये है कि अब हमने करना क्या इन चीजों का, स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या करना है इनका, सेल करेंगे। तो जब सेल करेंगे तो नेट क्या मिलेगा, नेट कितना रियलाइज होगा। जब बेचेंगे तो ये बिकेगा जितने का वो सेल प्राइस हो गई, और उसकी कॉस्ट क्या थी, वो नेट। तो उसमें तो फिर मैंने पास्ट यूज कर लिया। दोबारा सुनिए, एनआरवी की कैलकुलेशन फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। जितने की चीज बेचेंगे सेल प्राइस, लेकिन नेट तो जितने की खरीदी थी वो लेस करके नेट। अगर मैंने वो कॉस्ट लेस कर ली तो फिर मैंने तो पास्ट की फिगर यूज कर ली। तो ये नहीं नेट, जितने की बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे तो हो सकता है मजीद कोई अभी खर्च होना हो। फार्मूला बना के देता हूं, साथ साथ बोलता हूं उसके। एनआरवी होती है कि जितने के अब हम ये चीज बेच लेंगे, एस्टिमेटेड सेल प्राइस, सेल वैल्यू कहते हैं, सेल प्राइस कहते हैं, एक ही बात है।
इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि इसको बेचने के लिए हमें कस्टमर्स को चीजें खुद डिलीवर करनी पड़ती हों, तो बेचेंगे तो डिलीवर करने का खर्चा भी हो चुका होगा। हो सकता है एजेंट के जरिए बेचते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बेचते हो, उसको कमीशन देते हो, तो अब अगर बेचेंगे तो कमीशन देनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं वो खर्चे जो बेचेंगे तो बेचने के लिए होंगे। लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट टू सेल भी कह सकते हैं। मैंने कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिखा है, कॉस्ट टू सेल, सेल करने के लिए खर्चा। इसकी मिसालें आप जो भी मैंने दोनों मिसालें दी हैं, कमीशन हो सकती है, डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कह लें, ये है कॉस्ट टू सेल। तो ये मुराद है नेट से कि जितने का बेचेंगे माइनस जो मजीद खर्चा होगा, इसका जो नेट आंसर है ये एनआरवी है। अच्छा, मैं ये जो इस वक्त एनआरवी लिख रहा हूं, वैसे तो वर्क इन प्रोसेस नहीं पढ़ा रहा अभी, लेकिन उसकी एनआरवी यहां मैं कवर करा सकता हूं। तो ये मैं एनआरवी बता रहा हूं फॉर फिनिश गुड्स भी और वर्क इन प्रोसेस भी। वर्क इन प्रोसेस के लिए भी यही फार्मूला है। आल्दो कि हम वर्क इन प्रोसेस की नहीं कर रहे कैलकुलेशन, लेकिन उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे। एनआरवी में यही सिखा देता हूं उसकी। जो चीजें ईयर एंड पे मौजूद हैं वो स्टॉक है, उसको यहां तक लाने में क्या खर्च हुआ था, कॉस्ट। एनआरवी है कि अब क्या होगा, तो अब जितने का बेचेंगे और अब जो मजीद खर्चा होगा। अब वो खर्चा क्यों हो सकता है, एक तो बेचने पे खर्चा हो सकता है, उसके अलावा खर्चा हो सकता है कि शायद वो चीजें अभी डैमेज्ड हैं, डिफेक्टिव हैं, तो इनका इलाज करवा के बेचेंगे। इलाज करवा चुके नहीं है अभी, करवाएंगे, तो उस पर जो खर्चा होगा वो भी यहां से लेस होगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर। जो लिखा हुआ है वो रिपीट कर दूं या जो समझा रहा था? लेस, शुरू से सारी, क्या शुरू से, ये लाइन जो लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर। क्यों लेस कर रहे हैं हम लोग ना, एनआरबी कह रहे हैं कि अब से ऑनवर्ड जो होगा उसका नेट, अब से ऑनवर्ड क्या होगा, इस पड़े हुए स्टॉक को हम बेचेंगे तो उससे पैसे मिलेंगे, लेकिन बेचने के लिए कुछ खर्चा करना जरूरी होगा। वो खर्चा करेंगे तो बेचेंगे। क्या हो सकता है, कस्टमर को पहुंचाने का खर्चा हो सकता है, एजेंट को कमीशन देने का खर्चा हो सकता है, ये है कॉस्ट टू सेल। उसके बाद मैंने बात की थी कि हो सकता है जो चीजें हमारे पास पड़ी हुई हों वो भी खराब हो गई हैं, तो उनको ठीक करके बेचेंगे, तो ठीक करने पे भी तो खर्चा होगा, ये वो है। और अगर इसी को मैं फिनिश गुड्स की बजाय वर्क इन प्रोसेस की एनआरबी बना दूं, तो एक लाइन और लिख दूंगा मैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेस अभी फौरन बिक सकता है, क्या होगा तो बिकेगा, तो अभी जिस पॉइंट पे वर्क इन प्रोसेस है उसमें जो मजीद खर्चा होना है ताकि वो फिनिश गुड बन जाए वो भी लेस होगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर सवाल में सारी चीजें होंगी, हो सकता है किसी सवाल में हो ही सिर्फ सेल प्राइस, तो वही एनआरवी होगी। हो सकता है ये खर्चा हो बस, तो इसमें से ये माइनस हो सकता है, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। तो मैंने तो एक कंप्रीहेंसिव फार्मूला लिख दिया है। तो एनआरवी है कि जो चीज हमारे पास मौजूद है उस पे क्या क्या खर्च होगा, तो फिर वो कितने का बिक जाएगा, इनका नेट, ये एनआरवी है। जी कोई सवाल? ये सेल वैल्यू है कि सेल जो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल है ये नहीं, सेल प्राइस। हाँ हाँ, जितने का बेचेंगे। सर इसमें फिर प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट तो नहीं निकाल रहा मैं सर, यानी कि हमारे एनआरवी में हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों आ रहे होंगे। कौन कॉस्ट किसको कह रहे हैं आप? सर एक फार्मूला है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल वाला। अच्छा सर उस लिहाज से अगर अच्छा, मैं आपको ना ये जो सारी चीजें लिखी हैं इनकी वैल्यूज बताता हूं ना, तो फिर शायद कुछ बात बेहतर समझ आए। 50 रुपए की चीजें खरीदी थी कॉस्ट, इसको उम्मीद है कि हम 95 की बेच लेंगे, लेकिन उसको बेचने के लिए उस पे कमीशन देना पड़ेगा 10 रुपए। एनआरवी आ गई 85। अब बोलिए क्या पूछा है, अब पूछें क्या पूछा है? सर हम 85 का कॉस्ट लेंगे। किसने कहा है? एनआरवी है, एज अ कॉस्ट क्यों लेंगे? एनआरवी निकाली मैंने, एनआरवी कैलकुलेट किया है। सर मेरे अपने कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो रही है, मुझे ये दोनों कॉस्ट और एनआरवी दोनों कॉस्ट नहीं है, यानी ये कॉस्ट दोनों के अलग अलग काम है। कॉस्ट एक अलग चीज है, एनआरवी एक अलग चीज है। यानी कि इस एनआरवी 85 में मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 25 होगा, और अगर हम कॉस्ट 25 क्या है?
25 किस? 35 पहले 45 होना 35 अच्छा हाँ मैंने तो उसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया हाँ हाँ। तो मैं कंफर्म कर रहा था कि उसमें आ जाएगा एनआरवी कॉस्ट दोनों अलग अलग चीजें। एनआरवी के लिए हमें चाहिए बेचेंगे कितने का, तो महंगा ही बेचेंगे। एनआरवी का फार्मूला, इसमें कोई लाइन ना पड़ी जा रही हो, कुछ लाइन समझ ना आ रही हो? हाँ उसमें नहीं आएगा, वर्क इन प्रोसेस मैंने तो कंप्रिहेंसिव बना दिया ना। फिनिश गुड में नहीं होगा, वर्क इन प्रोसेस में होगा। बाकी फिनिश गुड में ये होंगे, और अगर फिनिश गुड बिल्कुल ही सही है तो फिर ये भी नहीं होगा। अगर बिल्कुल सही है तो बस ये दोनों है, अगर डैमेज्ड है तो ये भी आ जाएगा, और अगर वर्क इन प्रोसेस है तो इसकी जगह ये आ जाएगा। मैंने तो बस एक कंप्रिहेंसिव फॉर्मेट लिख दिया, उसमें जो जो नहीं है वो नहीं है। इधर हाथ उठा था कोई, इधर भी एक हाथ उठा नजर आया था। हाँ हाँ एस्टिमेटेड 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 एस्टिमेशन है। एनआरवी की कैलकुलेशन, अब रहा मसला कि एनआरवी कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि रूल है, क्या रूल है? क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होगा? लोअर ऑफ। नॉलेज के लिए बता देता हूं कि क्यों है ऐसा, वो मैं बता देता हूं अभी। अगर फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोसेस की एनआरवी निकालनी है तो ये फार्मूला है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल की एनआरवी निकालनी है तो इसकी एनआरवी होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी निकालनी है तो उसकी एनआरवी इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में ही है ना, तो उसके लिए अगर एनआरवी कैलकुलेट करनी है तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है ये मैंने एनआरवी कैलकुलेट करनी बताई है फिनिश गुड्स, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स हैं चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हैं, और ये एक लाइन लिख के मैंने वर्क इन प्रोसेस भी इसी में कवर कर लिया। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है उसकी एनआरवी निकालनी है तो उसका ये फार्मूला नहीं है, उसकी एनआरवी इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि अभी अगर खरीदेंगे तो अब कितने का मिलेगा। कॉस्ट क्या थी कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ा हुआ है वो कितने का खरीदा था, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब अगर दोबारा खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि अब अगर दोबारा खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। दोबारा क्या खरीदेंगे, जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, जो रॉ मटेरियल पड़ा, अगर स्टोर में ये मार्कर पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ये 50 का खरीदा था, अब अगर दोबारा खरीदने जाएंगे तो अब क्या रेट चल रहा है, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। सवाल लिखें। एस्टिमेटेड सेल प्राइस, एस्टिमेटेड सेल प्राइस एस्टिमेटेड सेल प्राइस 200, 200 रुपए। एस्टिमेटेड सेल प्राइस 200 है। सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन 5% है। 5% किसकी परसेंटेज होगी, सेल प्राइस। और डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट 8 रुपए, ₹8। बताएं एनआरवी पर यूनिट, यूनिट जितने भी हैं एनआरवी पर यूनिट पूछिए मैंने। हाँ जी 182।
182, 200 सेल प्राइस है, उसका 5% 10 रुपए कमीशन माइनस हो जाएगी और डिलीवरी कॉस्ट 8 रुपए माइनस हो जाएगी, तो 182। अच्छा, ये एनआरवी कैलकुलेट हो गई। अब आपको मैं वैसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि लोअर क्यों, रीजन बता रहा हूं। ऊपर से जाए तो जाने देना, उछल उछल के पकड़ने की कोशिश ना करना, बस है लोअर तो है, लेकिन मैं फिर भी आपको नॉलेज के लिए वजह बता रहा हूं उसकी। जिन्होंने इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, तो उनको मैं क्या वजह बताऊं, बस है लोअर। जिन्होंने पढ़ी हुई है इंट्रो टू अकाउंटिंग उनको समझा रहा हूं, और जिन्होंने FAR 1 भी पढ़ ली हुई है उनको भी समझा रहा हूं। बाकी जिन्होंने अभी शुरू किया जीरो अकाउंटिंग, कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में सारी बातों की समझ आनी जरूरी नहीं होती है, कोई बात नहीं। FAR 1 की मिसाल से बताता हूं, जिन्होंने FAR 1 पढ़ा हुआ है। IS 36 इम्पेयरमेंट, अगर एक प्लांट की कैरिंग अमाउंट 400 है और उसकी रिकवरेबल 480 है, तो कितने लोग हैं FAR 1 वाले पढ़े हुए FAR 1? हाँ ठीक है, प्लांट की कैरिंग अमाउंट 400 है, रिकवरेबल अमाउंट 480 है, तो क्या करेंगे? इम्पेयरमेंट नहीं करेंगे ना, एसेट को 400 पे आने देंगे, करेंगे। लॉजिक ये है कि हमेशा से स्टैंडर्ड्स भी बने हैं, उससे पहले स्टैंडर्ड नहीं भी थे, तो जब बड़े बूढ़ों की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थे, तो एक अप्रोच ये रही है कि एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते, शोखे नहीं होते। अगर एसेट्स की औकात कम हो चुकी हुई है तो उनको कम कर देना चाहिए, और लायबिलिटीज को छुपा छुपा के नहीं रखते। एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते कि एक मिसाल FAR 1 पढ़े हुए लोगों के लिए ये इंपेयरमेंट वाली है। प्लांट बुक्स में 400 आ रहा है, एज लॉन्ग एज उसके बेनिफिट 400 से ज्यादा हैं तो बस ठीक है 400, लेकिन अगर इससे बेनिफिट्स कम मिलेंगे तो फिर 400 पे एसेट को एसेट ना दिखाएं, उसकी औकात पे उसको 380 पे ले आए। और अगर ये 480 होता तो इस 480 का क्या करते? कुछ भी ना करते, वो खुश होते और शुक्र अदा करते बस। तो 400 बुक्स में वैल्यू है, बस सिर्फ तसल्ली करना चाह रहे हैं कि क्या ये एसेट अपनी औकात से ज्यादा तो नहीं शो हो रहा, क्या इससे इतने बेनिफिट्स मिल जाएंगे? हाँ जी मिल जाएंगे, ठीक है, बेफिक्र होकर 400 का एसेट दिखाएं। लेकिन अगर इससे मिलने वाले बेनिफिट्स 380 हैं, या चलो सिर्फ 80 हैं, तो फिर 400 ना दिखाएं, फिर कम कर लें। अच्छा, FAR 1 नहीं पढ़े हुए, चले इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़े हुए, डेटर्स हैं और उनमें यकीन है कि पैसे नहीं मिलने, तो फिर भी डेटर्स क्या क्या कि उनको एसेट दिखाते रहे और तरसते रहे कि पैसे क्यों नहीं मिल रहे, क्या करें जी? बैड डेट। तो डेटर्स भी अगर हमें लगता है पैसे नहीं रिकवर होंगे तो फिर उनको नहीं कहने की जरूरत है एसेट। इन्वेंट्री हमारी बुक्स में कितने पे अपीयर हो रही होगी? पहले कॉस्ट पे, जितने की खरीदी थी 50 की खरीदी थी, बुक्स में रिकॉर्डेड 50 है, तो 50 पे अपीयर हो रही होगी। ये एसेट है इन्वेंट्री। तो इसी तरह ये देखेंगे कि कहीं ये अपनी औकात से ज्यादा पे तो शो नहीं हो रही, तो इसकी औकात ये है कि इससे कल को मिल क्या जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट, कल को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, एनआरवी, कल को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एनआरवी कैलकुलेट की जाएगी। इस एनआरवी की एंट्री कोई नहीं होने लगी, सिर्फ एनआरवी कैलकुलेट होगी। एनआरवी कैलकुलेट हुई और उसका आंसर आ गया 95, या चलो मैंने वो जो डाटा लिया था 85। तो बुक्स में जो इन्वेंट्री इस वक्त मौजूद है वो अपनी औकात से ज्यादा तो नहीं, इससे 85 मिल जाएगा ना, बस ठीक है, बेफिक्र होकर इसको 50 पे ही रखें, खुश होते रहे। इस 85 का कुछ नहीं करना, बस सिर्फ खुश हो रहे थे, ये तसल्ली कर रहे थे कि इसको 50 पे दिखा के कहीं ज्यादा तो नहीं कर रहे हम। तो एनआरवी को कंपेयर किया जाता है। एनआरवी क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जबरदस्त, वो तो होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फ्यूचर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? तो जो इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है, एनआरवी ये है कि इससे कल को क्या फायदा मिलेगा, तो एनआरवी मिलने वाला फ्यूचर में फायदा है, तो इसको एसेट कह रहे हैं और फायदा ज्यादा मिल जाएगा तो ठीक है 50 का एसेट। लेकिन अगर एसेट से फायदा मिलता सिर्फ 35 नजर आ रहा है तो फिर इसको 50 पे रखना ठीक नहीं है, फिर इसको 35 पे शो करना पड़ेगा। ये है रूल लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ताकि इन्वेंट्री कहीं बढ़ा चढ़ा के शो ना हो जाए। तो एनआरवी जैसे टेस्ट हो रहा है, अगर तो मिलने वाले बेनिफिट्स ज्यादा हैं तो ठीक है, फिर इन्वेंट्री हमारी बुक्स में 50 ठीक है। लेकिन अगर एनआरवी कम है तो फिर बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, फिर इन्वेंट्री 50 की बजाय 35 पे दिखाएं। अब ये कैसे होगा, इसकी डबल एंट्रीज क्या होंगी, वो भी एक क्लास के बाद मैंने डबल एंट्रीज भी करानी है, तब इसकी डबल एंट्री भी बताऊंगा जी। हाँ, एनआरवी की कैलकुलेशन बाकी प्रैक्टिस तो होनी है, तो ये और प्रैक्टिस होगी। एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए इसकी एनआरवी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों है, ये काफी ऊंची बात है। ये अगर किसी को अकेले में शौक हुआ तो अलग से पूछना, आवाम के लिए नहीं है, वो ऐसी कंफ्यूजन हो जाएगी। किसी ने अगर वाकई पूछना हो तो अलग से पूछना मुझसे, आवाम के लिए बस ये वाला काफी था।
एनआरवी की कैलकुलेशन में सवाल में मुश्किलें हो सकती हैं, तो उनके लिए आपको ना कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, समझाता जाता हूं और फिर उसको लिखते जाते हैं। एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, एग्जाम टिप्स कह लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लें। एनआरवी की कैलकुलेशन में काम आएंगी ये नसीहतें, तो नसीहतें लिख लें। समझा देता हूं और फिर आप अपने अल्फाज में लिखिएगा। है जी, किधर है, कौन है? इतने अल्फाज में लिख लेना यार, मैं आपको समझा पूरा देता हूं, आपने अपने आप को समझाना है बस, अपने लिए लिख भी नहीं सकते हैं, पश्तो में लिख लें, अपने लिए लिखना है लिखें। मैं लिखवाता हूं चीजें, बिल्कुल बोर्ड पे भी लिखता हूं, लेकिन कुछ चीजें आपके लिखने के लिए भी छोड़ूंगा, कोई अपने आप को समझानी तो आए ना बात, तो लिखें, लिखा करें। फिर कहते हैं आर्टिकल्स नहीं मिलते, इंटरव्यू में जाके सब पता चल जाता है कि किस काबिल है। तो इसलिए आप ये जिस मैं आपको कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन साथ साथ जिस चीजें की इंप्रूवमेंट कर सकूंगा वो भी करूंगा ना, तो लिखें, अपने अल्फाज में खुद ही लिखें। जिसको लगता है वो नहीं लिख सकता, मर जाए जाके। एनआरवी कैलकुलेशन में ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, समझाता जाता हूं, फिर उसको लिखिएगा। एक बिजनेस की इन्वेंट्री में 3 तरह के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, और प्रोडक्ट ए जितना स्टॉक में पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट है 35,000, जबकि इसकी एनआरवी है 42,000। और प्रोडक्ट बी के जो यूनिट्स पड़े हुए हैं इनकी कॉस्ट 50,000 है, एनआरवी 48,000 है। प्रोडक्ट सी के 10,000 रुपए कॉस्ट की चीजें पड़ी हुई हैं और इनकी एनआरवी 9,000 है। 95,000, 99। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी? 95। देखें, अगर हमने 95 और 99 को कंपेयर कर लिया ना, तो ये जो भी आपको एनआरवी की सारी लॉजिक बताई थी ये बेकार हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से एक अच्छा है, बाकी दोनों फारिग हैं। अगर हमने 99 और 95 को कंपेयर कर लिया तो एक की अच्छाई में दूसरों की खामियां छुप जाएंगी, जबकि इनकी औकात अब उतनी नहीं रही है। तो इसलिए एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन ग्रैंड टोटल का नहीं करना। अगर इन्वेंट्री में प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं तो प्रोडक्ट वाइज करना। एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग करना है जी। तो उसका फिर सही जवाब ये बनेगा कि 35, 48 और 9, 92, ये सही जवाब है इसका। रिपीट कर रहा हूं कि पहला पॉइंट बता रहा हूं कि जब हमने कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन करना है तो वो सेपरेटली करना है फॉर ईच प्रोडक्ट। देखो इतनी तो अंग्रेजी बताई दी। कॉस्ट और एनआरवी का जो कंपैरिजन है वो सेपरेटली फॉर ईच प्रोडक्ट होगा। और इसके लिए ये मिसाल लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो भी लिख लें, फायदा ही है। एक पॉइंट और लिख लें, फिर बाकी कल करता हूं उसको। ये नोटेड, पॉइंट भी नोटेड। ये नहीं है अभी। प्रोडक्ट ए के 700 यूनिट्स हैं, तो उनमें से अब हर एक यूनिट का कॉस्ट एनआरवी अलग अलग कंपेयर करो। 700 ए बी सी प्रोडक्ट्स अलग थे, इनकी हमने कॉस्ट एनआरवी कंपेयर अलग की है, ताकि एक प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में वो वर्थ नहीं रही है
वो किसी अच्छे प्रोडक्ट में ना छुप जाए। तो फिर ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट ए के 700 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो हर यूनिट की अलग अलग कॉस्ट एनआरवी कंपेयर करें। जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है। तो ये जो प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट एनआरवी कंपैरिजन है, ये प्रोडक्ट वाइज है। एक प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं तो उनको तो टोटली कंपेयर कर लेंगे। लेकिन अब इनको अलग, इनको अलग, क्योंकि जितना इसने बिकना है उतने का उसने नहीं बिकना है। अब ऐसा करना ठीक नहीं है कि 700 यूनिट्स की एनआरवी कॉस्ट मिला के अब 630 की अलग कॉस्ट और एनआरवी और इन 70 के लिए अलग करनी पड़ेगी। तो नोट रिपीट कर रहा हूं कि एक प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स हैं उन सब की हम टोटल कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर कर रहे होंगे, लेकिन अगर उनमें कुछ डिफेक्टिव भी हैं तो फिर नॉर्मल यूनिट्स की अलहदा कंपैरिजन और डिफेक्टिव के लिए अलहदा कंपैरिजन करना। फिर से, एक प्रोडक्ट के सब यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट टोटल एनआरवी कंपेयर, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स हैं तो फिर नॉर्मल यूनिट्स के लिए अलहदा कॉस्ट एनआरवी कंपैरिजन है और डिफेक्टिव के लिए अलहदा है। जिनको भी अल्फाज नहीं मिल रहे, देखें आप लोग ना जब मेरे अल्फाज कॉपी करेंगे ना तो फिर मुश्किल है। आप कहें अलहदा अलहदा के वहां अलहदा अलहदा बताया था सर ने, फिर नहीं लिख पाएंगे। आप बात को समझें और अपने आप को समझाएं। मैंने ये कहा कि पिछले पॉइंट में हर प्रोडक्ट का कॉस्ट एनआरवी कंपैरिजन अलग अलग करने को कहा था, लिख भी लिया। अब उसी से बात कंटिन्यूटी की कि एक प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स हैं उनमें नहीं अलग अलग की जरूरत, 700 के 700 यूनिट्स टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी कंपेयर कर लें। तो एक प्रोडक्ट के सारे यूनिट्स की टोटल कॉस्ट टोटल एनआरवी बिल्कुल कर सकते हैं कंपेयर, लेकिन अगर उनमें से कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स हैं तो फिर नॉर्मल वाले यूनिट्स की कॉस्ट एनआरवी अलहदा कंपेयर करनी है और डिफेक्टिव वालों की अलहदा कंपेयर करनी है। अरे अभी तो 4 बातें और बतानी थी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।